हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने मोल कंसेप्ट के बारे में बेसिक बातें की थी। हमने सीखा था कि एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है ना, मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हमने सीखी थी। फिर हम लोगों ने बात की थी दो फॉर्मूले की नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के। एक तो मास से हमको मोल्स निकालना सीखा था हमने, और एक नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल्स कैलकुलेट करना सीखा था। हमने लास्ट क्लास एक क्वेश्चन किया था, क्या था क्वेश्चन? 3.6 ग्राम था ना, 36 ग्राम क्वेश्चन था। 36 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 में आपको नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप बताने थे। ठीक है, तो मैंने आपको एक तरीका तो सिखाई दिया था, मैं आपको एक और तरीका सिखा रहा हूँ। ये तरीका आपके लिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई क्वेश्चन आप सिर्फ इसी मेथड से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो उसलिए आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत ध्यान से सीखना। ये ऐसा आप एज अ ट्रिक ही बोल सकते हो। क्या होता है देखो, उसमें आपसे डिस्कस करूँ। मेरे पास मान लो 1 मोल H2SO4 है। कैसे करता हूँ? 1 मोल की जगह 1 मॉलिक्यूल H2SO4 लिखता हूँ। ठीक है, बताओ इस एक मॉलिक्यूल H2SO4 में कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? 2। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, 1 मॉलिक्यूल H2SO4 कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एटम्स। अच्छा बताओ इसमें कितने सल्फर एटम्स हैं? इसमें 1 सल्फर एटम है। तो इसमें कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं? 4 ऑक्सीजन एटम्स। बोलो बात सही है? तो एक मॉलिक्यूल H2SO4 में 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, 1 सल्फर एटम होता है, और 4 क्या होते हैं आपके? ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं इसको चेंज करता हूँ। एक मॉलिक्यूल की जगह मैं यहाँ पे ले लेता हूँ Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। अब आप मुझे बताओ, अगर मेरे पास Na मॉलिक्यूल्स H2SO4 हैं तो उसमें हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे? कितने होंगे? 2Na होंगे। भाई एक मॉलिक्यूल में 2 है तो Na में कितने होंगे? 2Na होंगे। तो 2Na हाइड्रोजन एटम्स होंगे। अच्छा तो सल्फर एटम्स कितने होंगे? Na। बताओ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे? 4Na ऑक्सीजन एटम्स होंगे। बोलो सही बात है? किसी को डाउट? अच्छा बताओ Na मॉलिक्यूल H2SO4 को क्या मैं 1 मोल H2SO4 बोल सकता हूँ? 1 मोल H2SO4 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? Na मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मैं Na मॉलिक्यूल्स H2SO4 को क्या बोल सकता हूँ? 1 मोल H2SO4। सही है? तो बताओ अगर मैं इसको 1 मोल H2SO4 बोल सकता हूँ, बताओ 2 Na हाइड्रोजन एटम्स को क्या बोल सकता हूँ? 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स। बोल सकता हूँ? बताओ मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? 1 मोल क्या? सल्फर एटम्स। और बताओ इसको हम क्या बोल सकते हैं? 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स। बताओ ये बात सही है या नहीं? सही है। तो देखो काम की चीज़ क्या है, आप एक इस बॉक्स को देखें और आप एक इस बॉक्स को देखें। अब यहां से हम एक सिंपल सा स्टेटमेंट बना रहे हैं, आप चाहो तो उसको ट्रिक बोल सकते हो, कि एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होंगे उतने ही उस मॉलिक्यूल के एक मोल में उन एटम्स के क्या होंगे? मोल्स। यानी अगर एक मॉलिक्यूल H2SO4 में 2 हाइड्रोजन एटम है तो 1 मोल H2SO4 में कितने मोल हाइड्रोजन एटम होंगे? 2 मोल हाइड्रोजन एटम होंगे। बोले बात समझ में आती है? तो इससे आप क्या कर सकते हो? डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। कैसे? ध्यान देना, यही क्वेश्चन हम दोबारा करते हैं। 36 ग्राम ग्लूकोज, तो 36 डिवाइडेड बाय 180 कितना आ जाएगा? 0.2 मोल C6H12O6। अब बताओ अगर मैं बात करूं 1 मोल C6H12O6 की, बताओ 1 मोल C6 में कितने कार्बन होंगे? 6 मोल तो क्या होंगे? कार्बन। बताओ 12 मोल क्या होंगे? हाइड्रोजन। बताओ 6 मोल क्या होंगे? ऑक्सीजन। बोलो कर सकते हो? अगर 1 मोल में इतने हैं तो बताओ आपके पास कितने मोल है? 0.2 मोल। बताओ इसके 0.2 मोल में कार्बन के कितने मोल्स होंगे? 1.2 मोल कार्बन होगा। बताओ कितना हाइड्रोजन होगा? 2.4 मोल हाइड्रोजन एटम्स होंगे, और 1.2 मोल क्या होंगे? ऑक्सीजन एटम। बताओ 1.2 मोल कार्बन का मतलब कितना हो गया? 1.2 Na कार्बन एटम्स। भाई मोल्स ऑफ एटम्स से अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं तो Na से मल्टीप्लाई तो करना है। बताओ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हो गए? 2.4 Na, और ऑक्सीजन एटम्स कितने हो गए? 1.2 Na। तीनों को ऐड कर दो, आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। बोलो कर सकते हो? तो ये मेथड आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपको आना चाहिए। कई क्वेश्चंस आप सिर्फ और सिर्फ इसी मेथड से कर पाओगे। कर लोगे? चलो कॉपी करो, फिर इसके आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं।
टोटल आइटम्स, अगर आपको टोटल आइटम्स निकालना है तो दिस प्लस दिस कर दो। ईच टाइप ऑफ आइटम निकालना है तो तीनों को अलग अलग लिख दो। क्या इसी तरफ का तो मिटाना था चलो कोई बात नहीं। देखो ये वाली ट्रिक है ना, ये वाली जो आपने लिखे बॉक्स, ये बहुत काम में आएंगे। 2-3 तरह के क्वेश्चन आप इनसे सॉल्व कर सकते हो। तो आओ इसको यूज़ करना सीखते हैं। पहला टाइप तो आपने देख लिया है कि एटम्स निकालने काम में आता है। तो पहले एक क्वेश्चन वापस से एटम्स निकालने का करते हैं। आप देखना कितनी जल्दी इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन, राइट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 39.2 ग्राम Al2SO4 whole thrice। मैं मोलर मास देखने हैं उसको। Al2SO4 whole thrice, SO4 है सल्फेट, 96 into 3 34.2 कर लेना। एक्चुअली वो वैल्यू थोड़ी इजी करनी है मेरे को। इसका मोलर मास आप निकालोगे 342 आएगा। फटाफट से आंसर बताओ मेरे हिसाब से आपको सॉल्व बाद में करना चाहिए, वर्बली सॉल्व कर सकते हो। कितना? हाँ सिंपल है, एक लाइन में आप आंसर दे सकते हो। 1.2 Na, सोचना ही नहीं है। देखो ना 34.2, इसका मोलर मास कितना है 342, तो डिवाइड करो इसको 342 से, तो कितना आ जाएगा 0.1 मोल Al2SO4 होल थ्राइस होगा। जिसमें मैंने आपको चीज़ सिखाई, बताओ इसके 1 मोल में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे? 12 मोल होंगे ना। बताओ अगर 1 मोल में 12 मोल ऑक्सीजन होगा तो 0.1 मोल में कितना ऑक्सीजन होगा? 1.2 मोल ऑक्सीजन एटम्स होंगे, है ना। जितने ऑक्सीजन एटम है उससे मल्टीप्लाई कर दो, और 1.2 मोल ऑक्सीजन एटम का मतलब कितना हो गया? 1.2 Na ऑक्सीजन एटम्स। बोलो समझ में आता? कोई डाउट? चलो यही चीज़ आपके एक और काम में आ सकती है। किस काम में आ सकती है? कई बार आपको एक कंपाउंड के गिवन मास में एक एलिमेंट का मास निकालना होता है, ठीक। जैसा करते हैं, इसको टॉपिक बना के लिख लेते हैं। देखो, मास ऑफ एन एलिमेंट इन गिवन मास ऑफ अ कंपाउंड, ठीक। तो ये भी एक अच्छी टाइप ऑफ चीज़ होती है, आपके कई बार काम में आएगी आगे जाकर, इसलिए आपको इसको सीखना ज़रूरी है। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन बोलूँ कि कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन इन 16 ग्राम SO3, तो 16 ग्राम SO3 में ऑक्सीजन का कितना मास है ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इसके ना 2 तरीके होते हैं, मैं आपको दोनों बताता हूँ फिर आपको जो अच्छा लगे वो यूज़ करना। आने आपको दोनों चाहिए। देखो पहला तरीका होता है हिसाब लगाने का, सिंपल हिसाब लगाने का। हिसाब लगाने का कैसे? आप SO3 का मोलर मास निकालो, बताओ SO3 का मोलर मास कितना आ जाएगा? 80 ग्राम्स। बताओ इस 80 ग्राम्स में ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कितना है? 48 ग्राम। 16 into 3 48। तो आप क्या बोलोगे कि भाई 80 ग्राम SO3 कंटेन्स कितना? 48 ग्राम ऑक्सीजन। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यार ये ऑक्सीजन को O2 लिखूं या O लिखूं। जब आप मास निकाल रहे हो तो कुछ भी लिख लो, एक ही बात आने वाली है, क्योंकि O2 का और O का, भाई इस कंपाउंड में कितने O हैं? 3। अगर आप इसको O2 में बदलो तो O2 कितनी हो जाएगी? 3/2 होगी ना। तो 3/2 O2 और 3 O, दोनों का मास क्या आने वाला है इससे? जब मास पूछे तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि O2 बोल रहा है या O बोल रहा है, ठीक है। तो 48 ग्राम ऑक्सीजन है, बताओ 1 ग्राम में कितनी होगी? 48/80। बताओ आपके पास कितने ग्राम है? 16 ग्राम। तो 16 ग्राम में कितनी होगी? 48/80 इंटू 60, दैट इज 9.6 ग्राम। सही ना? 836 आएगी, 3.6 आएगी। सही ना? अच्छा 60 लिख दिया मैंने इसका, हाँ वही 16, हाँ तो 9.6 ग्राम ही आ गया।
सही ना? हाँ 8 to 16 9.6 ग्राम आपके पास मास है। एक तरीका तो है ये। इससे भी आसान तरीका, अगर आप ये वाली ट्रिक यूज़ करो तो, जो हमने सीखी, भाई क्या है 16 ग्राम SO3 है, 16 ग्राम SO3 को इसके मोलर मास से डिवाइड कर दो तो आपके पास 1/5 मोल SO3 है। बताओ 1/5 मोल SO3 में ऑक्सीजन कितना होगा? बोलो कितना होगा? 3/5 मोल ऑक्सीजन एटम्स होंगे ना? कोई डाउट है? बताओ, ये है मोल्स, आपको क्या निकालना है? मास। बताओ मोल से मास निकालने के लिए क्या करते हैं? इनटू मोलर मास। बताओ ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? 16, तो 3/5 इंटू 16 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ग्राम्स में आपको मास मिल जाएगा। तो देखो कभी भी नीचे 5 आ जाए ना तो डिवाइड मत करना, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो इंटू 2/2 ये तो हो गया 10, 6 इंटू 16 96/10 कितना हो गया? 9.6 ग्राम। एक लाइन में आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। चलो बात समझ में आ रही है? सिंपल है। कभी भी किसी कंपाउंड के गिवन मास में आपको एक एलिमेंट का मास निकालना हो, ये कई बार कई क्वेश्चंस में आपके काम में आएगा, मैं वहाँ रिकॉल भी कराऊंगा इस चीज़ को। अभी आप इसको कॉपी करें। अब अगला क्वेश्चन आपने खुद नहीं करना है, इसको कॉपी करो और फिर ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो। चलो कितना है फर्स्ट का आंसर? 76.8 ग्राम्स। सेकंड सॉल्व कर लिया? बताओ सेकंड का आंसर। चलो डिस्कस ही कर लेते हैं। फर्स्ट तो आ गया 76.8, सही है शायद ये। पहला डिस्कस करें फिर आप दूसरा कर लेना। चलो दूसरे का आंसर कितना? 19.6 ग्राम्स। चलो देखते हैं सही है या फिर नहीं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मास ऑफ SO2 विल कंटेन 1.2 Na ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, तो पहले तो देखो आप 1.2 Na ऑक्सीजन एटम को आप कितना बोल सकते हो? 1.2 मोल ऑक्सीजन एटम्स बोल सकते हो। अब आप यहाँ पे आ जाओ, SO2 बताओ 1 मोल SO2 में कितने ऑक्सीजन एटम्स होते हैं? 2 मोल। तो अगर 2 मोल 1 मोल में है तो बताओ इसके 1 मोल में कितने होंगे? इसके हाफ। तो बताओ इसके 1.2 मोल ऑक्सीजन जब आपके पास होंगे, इसका कितना मोल्स होगा? 1.2/2 दैट इज 0.6 मोल SO2। तो देखो 0.6 मोल में 1.2 मोल होंगे, तो आपके पास SO2 के मोल्स आ गए 0.6। इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके मोलर मास 64 से, 32 + 32, 64 इंटू 0.6 कितना आ जाएगा बताओ? 38. तो आपका आंसर 76.8 आ रहा है। आधा क्यों आ रहा है? हैं? बाई 2 क्यों होगा? हो तो क्या सब हिसाब बराबर। ये मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम थे, 1.2 मोल ऑक्सीजन हो गया। अगर 2 मोल ऑक्सीजन एटम 1 मोल में होते हैं तो 1.2 मोल कितने में होंगे? 0.6 में। तो आंसर कितना आएगा? 38.4 आएगा। आपने शायद 12 मोल लेके मतलब, ठीक है, तो वैसे नहीं देखना, वही तो समझा रहा था आपको। भैया पे आप डायरेक्ट O एटम से कंपेयर कर रहे हो, आपने O2 ले लिया उसको, तो उससे नहीं होगा। समझ में आ गया? कर लेंगे? चलो चेक करें अगला क्वेश्चन। ये देखो अभी इसने उल्टा पूछा है। पिछला क्वेश्चन हमने किया था उसमें आपको SO3 का मास दिया था और ऑक्सीजन का मास पूछा था। यहाँ आपको ऑक्सीजन का मास दिया है और H2SO4 का मास पूछा है। कोई बात नहीं, ऐसे कर लो, 80 ग्राम ऑक्सीजन। अब यहाँ कन्फ्यूजन होता है, बताओ आप 80 ग्राम ऑक्सीजन को O एटम मानोगे या O2 मानोगे?
जवाब दो, कुछ भी मान लो, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी इच्छा है मान लो। मैं आपको दोनों से करके दिखाता हूँ, एक बार O2 मानकर, एक बार O मानकर, ठीक है। तो पहले मैं मान रहा हूँ कि ऑक्सीजन का मतलब है O। ये ना छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जो आपके क्लियर होने चाहिए, बेसिक्स। ये कई बार कंफ्यूज कर देते हैं वरना क्वेश्चन में आपको। तो O मान लो, अब आप देखो 80 ग्राम O, 80 ग्राम O, बताओ इसके मोल्स कितने होंगे? इसको 16 से डिवाइड कर दो, 5 मोल O हो जाएगा, होगा ना। फिर आप देखो H2SO4 को, बताओ 1 मोल H2SO4 में कितने ऑक्सीजन एटम होते हैं? 4 मोल ऑक्सीजन एटम। तो अगर 4 मोल 1 मोल में है तो बताओ 5 मोल कितने में होंगे? तो 4 के लिए 1, 1 के लिए 1/4, तो 5 के लिए कितना हो जाएगा? 5/4 मोल H2SO4। बोलो सही है? किसी को डाउट? तो मेरे पास 5/4 मोल H2SO4 है। अगर मुझे इसका मास निकालना है तो इनटू इसका मोलर मास 98 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। मिलेगा? तो क्या बनेगा? देखो 49 टाइम्स तो ये जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई कर लो, 404, 490/4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8.5 ग्राम्स, 122.5 ग्राम H2SO4 होगा। बोलो समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? तो ये आंसर भी आपका गलत हो गया, ठीक। तो आप ध्यान दो छोटी छोटी चीज़ों पे, तभी आपके आंसर्स बिल्कुल करेक्ट आने वाले हैं, अदरवाइज ये प्रॉब्लम चलती ही रहेगी। चलो आगे बढ़े। अगला मेथड, इसी का अगला मेथड, अगर आप इसको O2 मानकर करो तो चलो मैं O2 मान के सॉल्व कर देता हूँ। अब ध्यान से देखना, अगर मैं O2 मान लेता हूँ 80 ग्राम, बताओ मोल्स ऑफ O2 कितने मिलेंगे आपको? 80 डिवाइडेड बाय 32, यानी कितना हो जाएगा? ये 2.5 मोल हो जाएगा। सही है? कोई डाउट? अब बताओ, आपके पास है 1 मोल H2SO4, बताओ इसमें कितने ऑक्सीजन है? 4। बताओ 4 ऑक्सीजन का मतलब कितने O2 है? समझ में आ रहा है सबको? 4 ऑक्सीजन का मतलब कितना हुआ? 2 O2 हुआ। इसका मतलब इसमें 2 मोल O2 का बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो अगर इसमें 2 मोल O2 है तो 1 मोल H2SO4 है। बताओ जब आपके पास 1 मोल O2 होगा तो कितना H2SO4 होगा? हाफ मोल। तो बताओ जब आपके पास 2.5 मोल है तो ये कितना होगा? 1/2 इंटू 2.5, दैट इज अगेन 5/2 मोल H2SO4, सॉरी 5/4 मोल H2SO4 होगा। 5/4 इंटू 98 कर दो, आपको H2SO4 का मास मिल जाएगा। तो आप तो हमेशा O लो, जब मास बोल रहा है तो आप हमेशा क्या ले लो? O, और उसी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। आपको O और O2 के चक्कर में नहीं पड़ना है, दोनों से आंसर क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। कर सकते हो? एक और क्वेश्चन करें, इसका आंसर सबका आना चाहिए। लिखो क्वेश्चन, लिखो व्हाट मास of H3PO4, what mass of H3PO4 will contain H3PO4? लिखो सामने, ये रहा H3PO4 will contain 0.25 mole oxygen atoms, will contain 0.25 mole oxygen atoms. हाँ देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कितने ग्राम H3PO4 में इतने मोल ऑक्सीजन एटम। हाँ 98/16 इज करेक्ट। तो देखो 1 मोल H3PO4 है, जिन लोगों ने नहीं किया वो देख लो एक बार। 1 मोल H3PO4, बताओ ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे? 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स होंगे। सही है? तो अगर 4 मोल 1 मोल में होते हैं तो बताओ 1 मोल ऑक्सीजन एटम कितने में होगा? 1/4 मोल में। अब आपके पास कितना ऑक्सीजन है? 0.25 को क्या मैं 1/4 बोल सकता हूँ? बताओ ये 1/4 मोल ऑक्सीजन एटम्स कितने में होंगे? 1/16 मोल H3PO4 में होंगे। बताओ 1/16 मोल से मास निकालना है तो क्या करना पड़ेगा?
इंटू इसका मोलर मास 98, तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी 98/16 ग्राम H3PO4 122.7। अच्छा वैसे कर रहे हो आप, जब डिवाइड फ्रैक्शन बता रहे हो आपको ही, डिवाइड करके तो शायद ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6.1 के आसपास। हाँ वो कर लेना, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो लोग कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस, समझ में आ रहा है। तो कभी भी आपको गिवन मास के अंदर नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो, किसी दूसरे एलिमेंट का मास निकालना हो, तो आप एक ट्रिक को यूज़ कर सकते हो, विच इज़ दिस, कि एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होंगे उतने ही उन एटम्स के क्या होंगे, मोल्स भी प्रेजेंट होंगे। सही है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ये तो अपना सेकेंड फॉर्मूला। अब हम मूव करेंगे मोल कैलकुलेट करने के थर्ड फॉर्मूले पे। एक बार हम थर्ड फॉर्मूला सीख लें, फिर हम वापस से इन तीनों फॉर्म्स को कंबाइन करेंगे। उसके बाद मैं आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स ये सब भी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। लेकिन अभी हम बढ़ते हैं अपने थर्ड मेथड की तरफ, दैट इज़ किसी गैस के लिए अगर आपको उसका वॉल्यूम पता हो तो हम कैसे मोल्स कैलकुलेट करते हैं। तो आओ डिस्कस करते हैं, अपने अगले पार्ट के ऊपर चलते हैं, मूव करते हैं। थर्ड फॉर्मूला ऑफ मोल, जिसके लिए आपको यूज़ करना आना चाहिए आइडल गैस इक्वेशन। तो पहले मैं आपको बताऊं आइडल गैस इक्वेशन क्या होता है। क्या होता है, सभी ने पढ़ा हुआ है। तो PV इज इक्वल्स टू क्या होता है, nRT। ठीक, यहाँ पर P क्या होता है, P होता है प्रेशर ऑफ गैस। ठीक, तो इन जनरल आपको प्रेशर की कुछ यूनिट्स पता होनी चाहिए। एक तो होती है ATM, सुना है ना, और ऐसा यूनिट क्या होती है, पास्कल। तो आपको एक कन्वर्जन ध्यान रखना है, 1 ATM जो होता है वो 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। एक इसकी यूनिट बार भी होती है, जो आपका 1 ATM होता है वो 1.013 बार के इक्वल। ठीक है, तो ये तो दो वैल्यूज होती हैं आपके पास, लिख लो, ये याद हो जाएंगे धीरे धीरे यूज़ करते करते आपको। ऐसे ही वॉल्यूम, V इज़ वॉल्यूम ऑफ गैस। तो ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो ध्यान रखना कि 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब क्या होते हैं, इक्वल। कई बार आपको 1 लीटर लिखा हुआ मिल जाएगा, कई बार आपको डेसीमीटर क्यूब लिखा हुआ मिल जाएगा। और ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर क्यूब। तो अगर मैं लिखूं वैल्यूज़, तो ऐसे लिखो आप कन्वर्जन्स को, 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर, या फिर आप इसे 1000 डेसीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब लीटर और डेसीमीटर क्यूब दोनों क्या होते हैं, सेम। ठीक, उसके बाद अगर आप 1 लीटर को कंपेयर करो तो 1 लीटर बोल दो, चाहे 1 डेसीमीटर क्यूब बोल दो, ये 1000 ml के इक्वल होगा, जानते हो। या फिर आप इसे 1000 क्या लिख सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब, या फिर आप इसे 1000 cc भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 1000 cc, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से वॉल्यूम के लिए ये आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए कि जब लीटर को मिलीलीटर में बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, जब मिलीलीटर को लीटर में बदलना है तो 1000 से क्या कर दोगे, डिवाइड। ठीक, नेक्स्ट T इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर आप जानते ही हो, टेम्परेचर के हम 2 स्केल्स यूज़ करते हैं, कौन कौन सा, एक केल्विन और एक डिग्री सेल्सियस। तो सभी जानते हैं कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो डिग्री सेल्सियस में आप कितना ऐड कर दो, 273। एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो 273.15 होता है, लेकिन हम न्यूमेरिकल्स के लिए क्या यूज़ करते हैं, 273 ही यूज़ करते हैं। तो आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना आना चाहिए, जितना डिग्री सेल्सियस में दिया है उसमें 273 ऐड कर दो, आपका टेम्परेचर केल्विन में बदल जाएगा। ध्यान देना, जब भी आप इस इक्वेशन में वैल्यू रखोगे, टेम्परेचर हमेशा आपको कौन सी यूनिट में रखना है, केल्विन। कभी भी आप डायरेक्ट डिग्री सेल्सियस में इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट आर को हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक, और इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी 2 और तो इसकी 3 वैल्यूज़ होती हैं। अभी तो हमको एक ही वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी, पर मैं 2 वैल्यूज़ बता रहा हूँ फिर भी। एक तो होती है 8.314, दिस इज जूल पर केल्विन पर मोल, ये इसकी SI यूनिट है। तो आप यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम क्या यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से हम आर की वैल्यू लिखते हैं। अगर आप यहाँ प्रेशर पास्कल में और वॉल्यूम मीटर क्यूब में यूज़ कर रहे हो
तो आप आर की कौन सी वैल्यू यूज़ करोगे? 8.314। तो अभी इस चैप्टर में तो आपको ये वैल्यू यूज़ करनी ही नहीं पड़ेगी, ठीक। आर की दूसरी वैल्यू जो आप यहाँ पर यूज़ करोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, दिस इज 0.0821 यूनिट विल बी ATM इंटू लीटर पर केल्विन पर मोल। ये वैल्यू आप इस चैप्टर में यूज़ करोगे और उस वैल्यू का रिस्ट्रिक्शन क्या है? प्रेशर किस में होना चाहिए? ATM में। वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में। तो ये आप ध्यान दें, जब भी आप आर की वैल्यू 0.081 यूज़ कर रहे हो, आपको यहाँ पर प्रेशर कौन सी यूनिट में रखना है? ATM में। और वॉल्यूम हमेशा कौन सी यूनिट में होना चाहिए? लीटर्स में। समझ में आई बात? चलो पहले तो आप ये सारी चीज़ें लिखो, फिर उसके बाद हम इसको यूज़ करते हैं। नहीं तो देखो, अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। इसको बेसिकली तो आप लोग गैसेस स्टेट में यूज़ करोगे, बट ऐसे में यूज़ करके दिखा रहा हूँ ऐसे। जैसे आपसे कोई बोल दे कि एक गैस है, उसका वॉल्यूम है 50 ml, प्रेशर है 2 ATM, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, बताओ गैस के मोल्स कितने होंगे? बस सिंपल, n इज इक्वल्स टू क्या हो गया? PV/RT होगा। देखो प्रेशर कितना है? 2 ATM। अब जब तक आप ये यूनिट्स पे ध्यान नहीं दोगे तब तक गलती कर सकते हो। बताओ वॉल्यूम किस में रखना होता है? लीटर्स। यहाँ किस में है? मिलीलीटर्स। यहाँ पे वॉल्यूम कितना लिखोगे आप? 50 इंटू 1000 से डिवाइड करोगे ना तो 10⁻³ लीटर में आ गया। अपॉन आर की वैल्यू कितनी होगी? 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना होगा? 3। इस तरह से हम इस गैस के मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो कर सकते हो, लेकिन खैर हमें यहाँ पर इसको इस तरह से यूज़ नहीं करना है। हाँ, क्वेश्चन मिल जाए तो कर लेना, वैल्यू रखने में आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। हमें यहाँ पर एक दूसरे तरीके से इसको यूज़ करना है और यहाँ से एक फॉर्मूला बनाना है। तो हम यहाँ पर एक कंडीशन डिफाइन करने जा रहे हैं, STP। बताओ STP का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ये होता है STP का मतलब, स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसके ना दो कन्वेंशन चलते हैं, एक ओल्ड कन्वेंशन चलता है और एक न्यू कन्वेंशन चलता है, ठीक। तो मैं आपसे दोनों डिस्कस करता हूँ, दोनों का ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पहले जो ओल्ड कन्वेंशन था वो स्टैंडर्ड कंडीशन को बोलता था 1 ATM एंड 273 केल्विन। दिस वाज द स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। लेकिन अब जो न्यू कन्वेंशन है वो ऐसा नहीं बोलता है। न्यू कन्वेंशन बोलता है कि स्टैंडर्ड कंडीशन इज अ फिक्स्ड टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर, ठीक। टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, प्रेशर कितना, सॉरी प्रेशर फिक्स होना चाहिए 1 बार। टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। 20 डिग्री हो सकता है, 25 हो सकता है, 30 हो सकता है। अब अलग अलग चैप्टर में अलग अलग होता है। जैसे इस चैप्टर में अगर हम फिक्स टेम्परेचर की बात करें तो उसको हम जनरली कितना लेकर चलते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर आप आयनिक की क्लिप में पहुंच जाओ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहुंच जाओ, तो वहाँ उस टेम्परेचर को हम 25 डिग्री सेल्सियस लेकर चलते हैं। वो आप लोग सीखोगे भी आगे चलकर, ठीक है। तो अब नई स्टैंडर्ड कंडीशंस ये हैं, फिक्स टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर। और अगर आप मोल कंसेप्ट से डील कर रहे हो तो आप उस स्टैंडर्ड टेम्परेचर को कितना लेकर चलोगे? 0 डिग्री सेल्सियस लेकर चलोगे। तो कंडीशन क्या बन गई? देखो 273 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर, सही है। जबकि ओल्ड कन्वेंशन क्या था? 1 ATM एंड 273 केल्विन। तो इससे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन हाँ डिफरेंस आएगा। अब आप एक काम करो, आप मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट STP, दोनों कन्वेंशन से, ओल्ड से भी और नए से भी। वैल्यूज रखो, कैलकुलेट करके बताओ कितनी वैल्यू आएगी। देखो आप जब यहाँ वैल्यूज कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 22.4, और यहाँ पर जब आप वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे वो आएगा 22.7। इसको हम VM लिख लेते हैं। VM स्टैंड्स फॉर मोलर वॉल्यूम, मतलब 1 मोल का वॉल्यूम। तो अगर आप 1 मोल आइडल गैस का वॉल्यूम STP पर निकालो पुरानी कंडीशन के हिसाब से, तो देखो V इक्वल टू बनेगा nRT/P। तो मोल्स 1, R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर होता है 273 डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना है? 1 ATM। यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे कितना आएगा? 22.4 लीटर्स, ठीक। अगर आप इस कन्वेंशन से वैल्यू निकालो
तो देखो वही nRT अपॉन P मोल्स 1, R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर इज 273 अपॉन, अब प्रेशर कितना है बताओ 1 बार। तो पहले आपको 1 बार को किस में बदलना पड़ेगा, ATM में। इसको आप डिवाइड कर दोगे किससे, 1.013 से। जैसे वैल्यू ऊपर आएगी आपको फाइनल मोलर वॉल्यूम कितना मिलेगा, 22.7 लीटर्स। ठीक है, तो अब क्या बुक्स में आपको यही कन्वेंशन मिलेगा मोस्ट ऑफ द बुक्स के अंदर। ठीक है, लेकिन अब नया कन्वेंशन है ये, तो छोटा सा डिफरेंस आ जाता है। नए कन्वेंशन के हिसाब से STP पर वैल्यू कितनी आएगी, 22.7 लीटर। अगर आपके पास क्वेश्चन में 1 ATM 273 लिखा हुआ है तो आप वैल्यू क्या यूज़ करोगे, 22.4। और अगर STP लिखा हुआ है तो आप क्या यूज़ करोगे, 22.7। समझ में आ रहा है। तो मोस्ट ऑफ द बुक्स अभी भी इसी के हिसाब से चलती हैं, इसलिए आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के हिसाब से मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको 22.4 या उसका मल्टीपल दिया हो तो आप 22.4 यूज़ करना, अदरवाइज करेक्ट वैल्यू तो कौन सी होगी अपनी, 22.7 लीटर्स। कर लोगे, इतना सा ध्यान रखना। हम मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के हिसाब से किया करेंगे, बट अगर आपसे डिफरेंस पूछता है तो STP का मतलब होता है ये, और STP पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा, 22.7 लीटर्स होगा। ठीक है, चलो तो अब इसी बात पे हम लोग बढ़ते हैं आगे और फॉर्मूला बनाने के लिए देखते हैं कि एक नया फॉर्मूला हम बना रहे हैं। तो देखो नया फॉर्मूला क्या है, बहुत आसान सा है नया फॉर्मूला। आपने अभी तक जो भी कैलकुलेशन की उसके हिसाब से आप एक चीज़ बोल सकते हो कि किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम, 1 मोल गैस एट STP, बताओ किसके बराबर होता है, 22.4 लीटर। तब उल्टा चलो, 22.4 लीटर 1 मोल के बराबर होता है, बताओ 1 लीटर किसके बराबर होगा, 1/22.4 मोल। तो अगर आपको किसी गैस का वॉल्यूम पता है V लीटर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर, STP पर, 22.7 यूज़ करो, है ना, नए कन्वेंशन से बात करते हैं अपन। तो बताओ V लीटर अगर मैं किसी गैस का ले लूँ STP पर, बताओ उसके कितने मोल्स होंगे, V डिवाइडेड बाय 22.7 मोल्स। तो यहाँ से देखो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला बन गया है। दैट फॉर्मूला विल बी इक्वल टू गिवन वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय क्या करोगे आप उसे, 22.7। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, गैस के लिए। आप लिक्विड सॉलिड पर इसको अप्लाई नहीं कर सकते। साथ लिखना वैलिड फॉर गैस ओनली। अगर आपने इसको लिक्विड सॉलिड पर अप्लाई कर दिया तो क्वेश्चन का आंसर कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, गैस के लिए। समझो, चलो तो आप इसे कॉपी करो। और इस फॉर्मूले को भी हम ऐसे नहीं याद रखेंगे, दूसरे तरीके से याद रखेंगे। कैसे, आपको वॉल्यूम एट STP दिया है और आपको मोल्स निकालने हैं। तो बताओ गैस का वॉल्यूम दिया है STP पर, तो मोल्स निकालने के लिए क्या करोगे, डिवाइड बाय 22.7, और मोल्स दिए और वॉल्यूम निकालना है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 22.7। ठीक है, अब कई बार हम इसको 22.4 भी यूज़ कर लेंगे, तो वो डेटा के हिसाब से होगा क्वेश्चन में क्या डेटा दिया है ना। तो मैं आपको भी यूज़ करके दिखाऊंगा, उसकी आप टेंशन मत लेना। मैक्सिमम क्या, हाँ, अगर उसने सिर्फ STP बोला है नए कन्वेंशन के हिसाब से, तब तो आप 22.7 ही यूज़ करोगे, बट मैक्सिमम टाइम वैल्यू आपको 22.4 के हिसाब से ही दी हुई होगी, तो फिर आपको उसी हिसाब से अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर लेना आंसर निकालने के। ठीक है, वो बताता हूँ मैं आपको, भी देखते जाओ। एक बार आप इसे कॉपी करो, फिर क्वेश्चन करते हैं, तब बताता हूँ क्या कह रहा हूँ। अरे जैसे कि मुझसे यही बोल दे सीधा ही क्वेश्चन कि आपके पास 11.2 लीटर आइडल गैस है, मान लो CO2 गैस है एट STP, बताओ इसके मोल्स कितने होंगे। तो देखो 11.2 क्या है, 22.4 का मल्टीपल है। ठीक है, वैसे तो STP के हिसाब से आपको उसको 22.7 से डिवाइड करना चाहिए, लेकिन अप्रॉक्सीमेट आंसर तो दोनों सेम आएगा। अब चाहे आप इसको 22.7 से डिवाइड कर लो तब भी अप्रॉक्सीमेटली 0.5 ही आएगा, और 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4 कर लो तब एग्जैक्ट क्या आ जाएगा आपके पास, 0.5। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको इसी फॉर्म की वैल्यू मिल जाए,
तो उस केस में आप क्या कर लेना, 22.4 से डिवाइड करके आंसर निकाल लेना, मतलब कंडीशन के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेना, बट एक्चुअल एसटीपी क्या होता है 22.7 होता है। समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, चलो तो मूव करते हैं। अभी तो हमने फॉर्मूला बना लिया है, अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के टोटल 3 फॉर्मूले हैं। एक तो हम नंबर ऑफ मोल कहाँ से निकाल सकते हैं, मास से, सही है। एक हम नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, सही है। और एक नंबर ऑफ मोल्स हम कहाँ से निकाल सकते हैं, गैस के लिए, कहाँ से, वॉल्यूम एट एसटीपी से, ठीक। तो अब आपको क्या होगा, तीनों को रिलेट करना होता है, तो बताओ कैसे करेंगे। मान लो मुझे मास से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, तो बताओ पहले मास से क्या निकालूंगा, मोल्स। बताओ मास से मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, किससे, डिवाइड बाय मोलर मास। इसी तरह मोल्स आ गए, बताओ मोल्स से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, या फिर आपको उल्टा करना हो, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता हो, उससे मास निकालना हो, तो पहले क्या निकालोगे, मोल्स डिवाइड बाय एन, और फिर मोल्स से आप क्या निकाल लोगे, मास मल्टीप्लाई बाय मोलर। सेम चीज़ यहाँ पर, अगर आपको मोल्स से वॉल्यूम निकालना है तो डिवाइड बाय 22.7, और अगर आपको वॉल्यूम से मोल्स निकालना है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 22.7। तो बहुत छोटी चीज़ है, अगर किसी चीज़ से मोल निकालना है तो डिवाइड करना है, मोल से कोई वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना होगा। कहाँ क्या मल्टीप्लाई, मोल्स निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा उल्टा बोल दिया, हाँ सॉरी, नहीं सही कह रहे हो, ये इनटू करोगे और यहाँ पे क्या करोगे, डिवाइड करोगे। वो मैं चेक कर रहा था, आप ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे हो, ध्यान दे रहा हूँ, दिमाग लगा के पढ़ रहा हूँ, है ना, सही है, कर सकते हैं। चलो तो अब हम इन सबको कंबाइन करके क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं, फिर बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने की। तो चलिए पहला प्रश्न आपके लिए, कैलकुलेट the volume of CO2 gas at STP which contains 10 Na oxygen atoms। आपको CO2 गैस का STP पर वॉल्यूम बताना है जिसके अंदर 10 Na ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। ट्राई करें और फटाफट से आंसर दें। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम कंफ्यूज होते ही रहते हैं। 113.5 लीटर विल बी द करेक्ट आंसर। देखो सिंपल सी बात है, आपको 10 Na ऑक्सीजन एटम्स बोले हैं, इसका मतलब कितने ऑक्सीजन एटम हो गए आपके पास, 10 मोल ऑक्सीजन एटम्स हैं, ठीक। तो सबसे पहले ना क्वेश्चन का रास्ता बनाया करो, ब्लूप्रिंट, ठीक। हम कहाँ से कहाँ जाएंगे, तो देखो मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स से मोल्स ऑफ CO2 निकाल लूँगा, और एक बार मोल्स ऑफ CO2 आ गए तो उसको 22.7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो 10 मोल ऑक्सीजन एटम, अब बताओ 1 मोल CO2 में कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे, 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स होंगे। तो अगर 2 मोल ऑक्सीजन 1 मोल में है तो बताओ 10 मोल ऑक्सीजन एटम्स कितने में होंगे, 5 मोल CO2 में। अब देखो कितना छोटा हो गया क्वेश्चन, नहीं तो वो Na वाला हिसाब लगाते ना आप, तो थोड़ा और कैलकुलेट करना पड़ता। तो 5 मोल CO2, बताओ मोल से वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटू 20.7, तो आंसर मिल जाएगा 113.5 लीटर CO। कोई डाउट, समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन, ये तो उड़ा दूं चार्ट तो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स in 90.8 लीटर SO3 at ST। फटाफट से बताओ,
मतलब आपको वर्बली सॉल्व कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, थोड़ा दिमाग लगाओ, पेपर छोड़ दो, कोशिश करो हवा में सॉल्व करने की, तभी आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो। ग्राम निकालो ना कितना है। हाँ कितना आएगा 16 Na। वर्बली सॉल्व कर सकते हो, देखो ना 90.8 डिवाइड बाई 22.7 को दिख रहा है, 22 इंटू 4 होता है 88, इसका मतलब ये इसके आसपास ही आने वाला है, तो आपको दिखना चाहिए कि हाँ भाई ये इसका मल्टीपल है। तो इंटू 4 करोगे तो मतलब ये आपके पास 4 मोल SO3 है। 4 मोल SO3 में मॉलिक्यूल्स भी कितने होंगे 4 Na, और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं 3 + 1 4, तो टोटल एटम्स कितने जाएंगे 4 × 4 Na, दैट इज 16 Na। कर सकते हो ना, या डायरेक्ट कर लो। एक SO3 में 4 एटम्स हैं, तो 4 मोल SO3 में 4 मोल, मतलब 1 मोल में 4 है ना, तो 4 मोल में कितने हो जाएंगे 16 मोल एटम्स हो जाएंगे टोटल, सारे एटम्स मिला लो तो। और 16 मोल का मतलब कितना हो गया 16 Na एटम्स। समझ में आ रहा है, कर सकते हो। चलो एक और प्रश्न आपके लिए, सोच समझ के सॉल्व करें, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है। क्वेश्चन इज कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स in 1.8 liter H2O at 1 atm and 273 Kelvin। ठीक है, 1 atm H2O लिक्विड लिख रहा हूँ, एट STP लिख लो, चलो एट STP। देखो ये तो आप सबको दिख ही चुका होगा कि यहाँ पर हम STP वाली कंडीशन का फॉर्मूला यूज़, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, गैस। ये तो क्या अभी मैंने डिस्कस ही किया, इसलिए कुछ दिनों बाद आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर दोगे। कई बार क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा आपको H2 लिक्विड, दिखाई नहीं देगा और आप सीधा इस पर PV = NRT लगा दोगे, तो गलती से भी मत लगाना, बात नंबर 1। बात नंबर 2, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो ये तो गाँव का बच्चा जानता है कि डेंसिटी ऑफ H2O कितनी होती है, जानता है कोई? हम तो सब शहर वाले हैं ना। डेंसिटी = मास / वॉल्यूम फॉर्मूला होता है। मैं वाटर की डेंसिटी पूछ रहा हूँ, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 क्या वॉट 1 किलो 1 ग्राम है, क्या होती है? चीज़ें हमें आधी अधूरी याद होती है। 1 ग्राम पर मिलीलीटर, ये होती है वाटर की डेंसिटी। आपको कभी नहीं बताएगा किसी भी चैप्टर में, आज की बात हमेशा याद रखनी है। वैसे ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है, पर हम हर टेम्परेचर पर इसको इतना ही लेकर चलते हैं, और इसके बिना आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। अब देखो PV = NRT तो हम इस पर लगा ही नहीं सकते, तो आप देखो 1.8 लीटर वाटर का मतलब कितना हो गया, इसको मिलीलीटर में बदलो तो ये हो गया 1800 मिलीलीटर H2। सिंस वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, तो जितना वाटर का वॉल्यूम उतना ही क्या होगा वाटर का मास। तो आपके पास एक्चुअली में 1800 ग्राम वाटर है। बताओ क्या आप इसके मोल्स निकाल सकते हो? कितने? 1800 डिवाइडेड बाय 18, दैट इज 100 मोल्स। बताओ एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं 3, तो यहाँ पर मोल्स ऑफ एटम्स कितने होंगे 300 हो जाएंगे, और 300 को मल्टीप्लाई कर दो Na से, तो आपको नंबर ऑफ एटम्स कर सकते हो। तो कभी भी लिक्विड आ जाए तो एक तो उस पर STP का फॉर्मूला मत लगा देना, कहीं 22.7 से डिवाइड करके शुरू हो जाओ। आपको उस लिक्विड की डेंसिटी पता होनी चाहिए, डेंसिटी से आप उसका मास, मास से मोल्स, और मोल से क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हो। बोले यहाँ तक कहानी समझ में आती है? ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको आने चाहिए। इसके उसका मास निकालना, वॉल्यूम निकालना, नंबर ऑफ एटम्स निकालना। अब ये सब सीखने के बाद हम मूव करते हैं आगे और बात करते हैं कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और फिर
न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं। हेडिंग डालो नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। करें शुरू? चलो, इसके लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, दैट इज नोटेशन रिप्रेजेंटेशन। बताओ किसी भी एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड एक्स ए से करते हैं। बताओ जेड क्या होता है यहाँ पर? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? किसके? प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स? हाँ, एटॉमिक नंबर हमेशा किसकी इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की। सबसे पहली चीज, एटॉमिक नंबर सिर्फ किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। लेकिन अगर आपके पास न्यूट्रल एटम है, फॉर अ न्यूट्रल एटम, बताओ न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। जिस पे चार्ज नहीं हो, जैसे Fe, एक Fe लिखो और एक ही Fe+2 लिखो। Fe न्यूट्रल है, Fe+2 चार्ज है। तीसरा A क्या होता है? A इज मास नंबर। और बताओ मास नंबर हम किसके इक्वल लेकर चलते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसमें ना एक लोचा है बहुत बड़ा, अगर आप ध्यान दो। एक्चुअली मास नंबर न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स का क्या होना चाहिए? मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस मास ऑफ प्रोटॉन्स। फॉर एग्जांपल, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, 6C12, ठीक है? तो इसके अंदर ना 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है? इसका मास नंबर 12 है। एक्चुअली क्या है इसका? एटॉमिक मास 12 AMU है, ठीक है? तो आप बताओ एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? यही एक न्यूट्रॉन का भी मास होता है, और यही वैल्यू कितनी होती है? समझ रहे हो? एक्चुअली क्या बनेगा इसका मास नंबर या इसका एटॉमिक मास? अगर आप बोलो एटॉमिक मास कितना बनेगा बताओ? 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब सिंस ये भी 1 AMU है, ये भी 1 AMU है, दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा? 12 AMU। और मास नंबर और एटॉमिक मास की वैल्यू क्या आने वाली है? सेम। इसलिए आप डायरेक्ट बोल देते हो कि मास नंबर किसके इक्वल होगा? न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स के इक्वल होगा। एक्चुअली तो वो मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस मास ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। बात समझ में आ रही है? खैर, ये आपको समझाने के लिए था, कई बार आपके क्वेश्चंस में ये चीज़ काम में आएगी। अब तो वापस यहीं आ जाओ जो आप बचपन से सीखते हो। मास नंबर किसके इक्वल होगा? न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन के इक्वल होगा। बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं? एटॉमिक नंबर Z के। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना सीख सकते हो। बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, n का फॉर्मूला क्या होता है? A-Z। मतलब सिंपल, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को गायब कर दो तो आपको क्या मिल जाएंगे? यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लूँ, यहाँ से लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे एक है आपके पास 8O16, ये तो आपको लिखना आता ही है ना? एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ये थोड़ा आपको याद रखने होंगे। सिमिलरली मैं आपके सामने लिखूँ, मान लो Al3+, मैं सामने लिखूँ O2-, मैं आपके सामने लिखूँ CO2, CO3-2-, SO4-2-, ठीक है? आपको इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर बताना है, ठीक? चलो शुरू करते हैं। ऑक्सीजन, पहले प्रोटॉन लिख लेते हैं ऊपर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन्स हो गए। बताओ क्या इसके ऊपर कोई चार्ज दिखाई दे रहा है आपको? न्यूट्रल है, तो जितने प्रोटॉन्स उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स भी 8 हो गए। न्यूट्रॉन्स 16 - 8, बताओ कितने आ गए? 8 न्यूट्रॉन्स। कोई डाउट? Al3+, बताओ एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13, और मास नंबर कितना होता है? 27।
बताओ इसमें कितने प्रोटॉन हुए? 13। बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हुए? तो देखो अगर ये न्यूट्रल होता तो इसमें 13 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन +3 चार्ज कब आया होगा? जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए होंगे? लूज कर दिए होंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने का इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 10। बताओ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? तो 27 - 13 कितने होंगे? 40। तो यहाँ से आप देखो जब भी किसी एलिमेंट पे चार्ज आता है तो उससे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर चेंज नहीं होता है, सिर्फ किसका नंबर चेंज होता है? इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज होता है। ठीक, ऐसे ही बताओ O2- ये था 8O16, इसमें प्रोटॉन्स कितने? 8। बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8 पहले से थे और 2 माइनस के से 2 और आगे होंगे, कितने हो गए? 10। तो न्यूट्रॉन्स अब भी कितने होंगे? 8। सही है। ये तो हुई एटम्स की बात, ये सिंगल एटम वाले थे। अगर किसी में एक से ज़्यादा एटम्स हो मॉलिक्यूल्स के अंदर तो क्या करना है? तो एक एक एटम का निकालो और सबको क्या कर दोगे? ऐड। तो बताओ कार्बन का सिंबल क्या होता है? 6C12। ऑक्सीजन का क्या होता है? 8O16। तो पहले गिनो प्रोटॉन्स। तो कार्बन में 6 प्रोटॉन्स, ऑक्सीजन में 8। 8 2 16 + 6 22 प्रोटॉन्स। न्यूट्रल है तो 22 ही क्या होंगे इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन्स। अगेन इसमें भी 6 प्रोटॉन, इसमें भी 6 न्यूट्रॉन्स, 8 न्यूट्रॉन्स। इसमें न्यूट्रॉन्स भी कितने आने वाले हैं? 22 ही आने वाले हैं। कर सकते हो? बताओ अगले में कितने होंगे? इन दोनों में मुझे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स बताओ। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 32 प्रोटॉन्स, 30 गिन लो ना। 8 3 24, 24 + 6 30। तो 30 तो हो गए प्रोटॉन्स। 32 क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स। 2 माइनस की जगह से 2 और बढ़ जाएंगे, और न्यूट्रॉन्स वापस से 30 आ जाएंगे, क्योंकि कार्बन में 6 न्यूट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। सल्फर का सिंबल तो बताइए। 16S32। 80 प्रोटॉन्स, 80 श्योर? $48 तो हो गए प्रोटॉन्स, 50 हो गए इलेक्ट्रॉन्स, और 48 ही आ जाएंगे न्यूट्रॉन्स। भाई देखो इसमें कितने प्रोटॉन? 16 + 4 × 8 32। तो 32 + 16 इज 48 प्रोटॉन्स। -2 की वजह से कितने हो जाएंगे? 50। देखो मैं समझ सकता हूँ ये बहुत आसान होते हैं, जब सीखते हैं, जब कैलकुलेट करने आते हैं तो हमेशा कन्फ्यूजन होता ही होता है। इसलिए देखो किसी भी क्वेश्चन को सही करने का एक तरीका होता है, आप उसमें जल्दबाजी ना मचाएं, बिल्कुल भी आराम से सॉल्व करो। एक बार ही सॉल्व करो ना, क्यों 2 बार सॉल्व करने की नौबत आए उसको। खैर ये तो हो गया हम कैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं। आपसे वो ये नहीं पूछेगा, आपसे तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जैसा मैंने आपके सामने लिखा है। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 19 ग्राम PO4 3-। ठीक है, कुछ नहीं करना। बताओ इलेक्ट्रॉन्स किस में प्रेजेंट होंगे? PO4 3- में। तो मैं क्या करता हूँ, कहीं से मोल्स निकाल लेता हूँ PO4 3- के। इसके मोल्स को इनटू Na कर दूंगा तो मुझे नंबर ऑफ PO4 3- आयंस मिल जाएंगे। फिर ये देख लूंगा कि एक PO4 3- में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर दूंगा तो मुझे अपना आंसर मिल जाएगा। सही बात है? बताओ क्या आप इसके मास से इसके मोल्स निकाल सकते हो? तो निकालो। मोल्स ऑफ PO4 3- कितने? 19 डिवाइड बाय इसका मोलर मास आएगा 95। कितने मोल्स आ गए? 1/5, दैट इज 0.2। ठीक है, तो 0.2 मोल लिख लेता हूँ मैं इसको। कोई डाउट? इसके मोल्स को मल्टीप्लाई करो Na से तो आपको क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ PO4 3- आयंस। कितने? 0.2 × Na होगा। आगे अब बताओ एक PO4 3- में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? हाँ इलेक्ट्रॉन्स गिन के बताओ फटाफट से मुझे। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है?
15 मास नंबर होता है 31, तो सब कंफ्यूज करने के लिए है। चलो खैर 15, तो देखो 15 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 8, 32 प्लस 15 कितना हो गया 47, प्लस -3 की वजह से 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड करोगे तो 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर एक PO4 3 में 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बताओ इतने में कितने होंगे, इंटू 50 दैट इज 10 Na इलेक्ट्रॉन्स। कर सकते हो, कोई डाउट? तो इस तरह से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। आज अपन यहीं तक कंप्लीट करते हैं। मैंने आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना सिखा दिए हैं, आपको DPP मिल गई है, ठीक? तो आपको DPP सॉल्व करनी है। अभी तो आप DPP 1 सॉल्व कर लो, उसमें बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक? अभी उसमें 10 ही क्वेश्चन है आपके पास। DPP नंबर 2 मैं आपको नेक्स्ट क्लास दूंगा, उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे और ज़्यादा वैरायटी भी होगी, ठीक है? तो वो फिर आप उसको कवर करने हैं, उसमें हम इस लेक्चर के भी, अगले लेक्चर के भी क्वेश्चन में इंक्लूड कर लूँगा और फिर सारे क्वेश्चंस को मिक्स करके हम एक साथ इन वैरायटियों को कवर करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।